अस्सलाम वालेकुम, अदाबर से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। टी मॉर्निंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची में इस वक्त टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसकी वजह से कराची का जो ट्रैफिक है वो उसका हाल मत पूछिए। लोग जमा हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब हमारे जो शहरी हैं वो क्रिकेट के लिए इतने क्रेज़ी हैं कि वो इस तरह की हर तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हैं। रश यहाँ पर भी है, ट्रैफिक का ही है, लेकिन हम एक दूसरे रश की बात कर लेते हैं जो कि जलसे जुलूसों में हमारे जो इस वक्त हुकूमत के जलसे हो रहे हैं, ऑपोजिशन की जानिब से जो धरने हो रहे हैं, मार्च का ऐलान किया जा रहा है। एक रश उस तरफ है तो एक रश इस तरफ है, लेकिन इन तमाम रश में और इस तमाम रश को इकट्ठा करने में जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पीसीबी की है, वो सारी चीज़ों को देख रही है। वहीं पर जिस भी टीम का पार्टी का जलसा है उसके लीडर की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बुलाया है तो एंटरटेनमेंट भी देनी बहुत ज़रूरी है। और आजकल जलसे और जुलूसों का एक एंटरटेनमेंट ट्रेंड बन गया है और वो है खिताब। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो इस खिताब ने बहुत ही तबाही मचाई है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे में रहे इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी। वहीं पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की उर्दू के गलत इस्तेमाल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कापे टांग रही है इस्लामाबाद का जलसा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने रहे। शायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि आखिर मैं रीचेक करूं कौन कौन से ऐसे हुक्मरान हैं जिनकी उर्दू मेरी तरह है। तो उनको लगे हाँ तो सर्च करने पर मिल गए इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर हम हल्फ बर्दारी की तकरीब की बात करते हैं तो उन्होंने हल्फ उठाते हुए कुछ उर्दू के ऐसे अल्फाज थे जिसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने गलती की। फिर उसके बाद जो उनकी सियासत का दौर शुरू हुआ, उसमें जो जलसे जुलूस हुए उसमें भी उन्होंने कई कई जगह पर उर्दू का इस्तेमाल गलत किया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा अच्छा मेरी उर्दू पर आप तनकीद कर रहे थे, आप अपनी उर्दू तो देख लें ज़रा। तो ये तमाम सूरत हाल रही। वहीं पर सोशल मीडिया की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, सोशल मीडिया पर टेस्ट सीरीज़ जो है वो फोकस में है लोगों के, और लोग टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई पिच के बारे में बात कर रहा है, कोई अपनी कौमी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर बाबर आजम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग उस पर बात ना करें। बाबर आजम साहब को देखकर ऐसा लग रहा है, लोगों का ये कहना है कि जैसे वो टेस्ट सीरीज़ नहीं बल्कि अभी तक कराची किंग्स के साथ फंसे हुए हैं और कराची किंग्स में ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस तरह से कराची किंग्स को लगातार शिकस्त का सामना रहा, टेस्ट सीरीज़ में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ऐसा ही कुछ हाल रहा। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैच पे ग्रिप ले ली है और इस वक्त ऑस्ट्रेलियावी जो खिलाड़ी हैं वो ही नज़र आ रहे हैं ग्राउंड में। और कल का मैच हुआ जिसमें हम ये देखते हैं 148 के स्कोर पर पूरी पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई। तो ये एक चीज़ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से चर्चे में है सोशल मीडिया पर। वहीं पर जनाब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं असद उमर साहब की। जी हाँ, असद उमर साहब सबको उन्होंने एक साथ ही बहुत सारी बातें कर दी। वो कहते हैं ना एक निशाने पर बहुत सारे लोग उनके आ गए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, एमक्यूएम के हवाले से बात की, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात की। वो कहते हैं कि काफ लीग जो है वो सिर्फ चंद अजला की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून का भी उन्होंने वहीं पर जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून जो है वो जीटी रोड की पार्टी है। वहीं पर पीपल्स पार्टी को वो कहते हैं कि ये अंदरून सिंध की पार्टी है। वहीं पर एमक्यूएम को कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी है। तो जनाब ये सूरत हाल असद उमर साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तो सिर्फ तहरीक इंसाफ का डंका है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मियाँ इमरान मकसूद साहब, PMLQ से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि उनसे फिर से बात की जाए। असद उमर साहब की बात करें। असद उमर साहब ने कल एक तकरीर की एक मौके पर और उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है, सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जो कि पूरे मुल्क की जमात है, ये किसी शहर की जमात नहीं है, वाहिद सिर्फ पूरे मुल्क की जमात है। वहीं पर बहुत बड़ी बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरून सिंध तक महदूद है। एमक्यूएम जो है वो सिंध के शहरी कुछ इलाके हैं जिसमें उनकी पार्टी है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीटी रोड तक ही महदूद है और लोग वहीं तक उनको पहचानते हैं। वहीं पर काफ लीग
उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चंद अजला की जमात है। तो ये सूरत हाल उन्होंने बताई है, लेकिन जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो इसके बरक्स बात करती हुई नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम वाहिद जमात हैं जो जमहूरियत की अलमबरदार हैं। वहीं पर जो हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून है, वो ये कहती है कि हमारा पंजाब में एक बड़ा एक होल सोल है और हमारी बड़ी बात है। वहीं पर तहरीक इंसाफ के बारे में असद उमर साहब ये कहते हैं कि ये वाहिद जमात है जिस जमात ने पूरी कौम का दिल जीत लिया है। अच्छा, जहाँ तक दिल जीतने की बात है, वहीं पर आवाम का दिल जीतना मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। अगर आप महंगाई कम कर दें, मसाइल को हल कर दें और शहरियों को वो तमाम चीज़ें सहूलियात से आरास्ता कर दें जो कि एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान का ख्वाब जिस तरह से दिखाया गया था, उस तरह से अगर लोगों को इक्वली ट्रीट करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी, फिर कोई भी एक वाहिद जमात हो सकती है, फिर वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या और कोई जमात हो। शहबाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं कि अपोजिशन की इस वक्त सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं और शहबाज शरीफ ने हलीफों के एजाज़ में हम देखते हैं कि कल एक इशाया भी दिया। आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना उनसे मिलने के लिए पहुंचे, बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक में अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। वहीं पर जब अपोजिशन एक्टिव नज़र आ रही है और अपने बयान दे रही है तो हुकूमती वुज़रा भी इसमें साथ साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। असद उमर साहब ने एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो काफ लीग है वो चंद अजला की जमात है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां इमरान मकसूद साहब, PMLQ से आपका ताल्लुक़ है, कोशिश करेंगे इनसे रब्ता फिर बहाल हो जाए। आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जहां बहुत सारी मुलाकातें कर रही है, बातचीत हो रही है अदम एतमाद के हवाले से, अदम एतमाद की तहरीक को आगे बढ़ाने के हवाले से, वहीं पर हुक्मरान जमात PTI की अगर हम बात करते हैं तो वो जो नाराज़ लोग हैं, जो नाराज़ धड़े हैं जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून के माबैन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। इस तरह की भी हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर अमल किया जा रहा है। वहीं पर कल हमने देखा कि बड़ा एक पावर शो करने की तैयारियां और उसके लिए जो बयान दिए गए वो आप सब जानते हैं। डी चौक पर एक जलसा होना है तहरीक इंसाफ का। 10 लाख लोगों के जलसे का ये ऐलान है और 10 लाख के हुजूम में से गुजर कर जाएंगे। वहीं पर असद उमर साहब ने भी इस जलसे का जिक्र करते हुए काफ लीग की भी बात की, पीपल्स पार्टी की बात की, MQM की बात की, मुस्लिम लीग नून की बात की और अपनी जमात की भी बात की। और अपनी जमात को पसंदीदा करार देते हुए उन्होंने तमाम जो अपोजिशन में इस वक्त जमात मौजूद हैं उसमें फेवरेट जमात तहरीक इंसाफ को उन्होंने ठहराया। MQM की अगर हम बात करते हैं तो MQM की क़यादत से अभी हमने देखा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब कराची का उन्होंने दौरा किया और MQM की क़यादत से भी मुलाकात की, क्योंकि अदम एतमाद का ये जो मरहला है इसको आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत बचाओ का जो मिशन है उसमें इमरान खान साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी, इमरान खान साहब कराची आए, MQM की क़यादत से मिले, बहादराबाद मरकज़ पर गए, वहाँ पर MQM की क़यादत मौजूद थी, उनसे बात भी हुई, चाय भी पी गई। वहीं पर अभी जो सिचुएशन है वो यूँ है कि जहाँ MQM एक मैंडेट रखती है, पीपल्स पार्टी रखती है, मुस्लिम लीग क़ाब, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, वहीं पर असद उमर ने इन तमाम पार्टीज़ को इनके इलाकों तक महदूद बताया और कहा कि ऐसा कोई बड़ा मैंडेट इनका है नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क की वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ ही वो फेवरेट जमात है जो आगे के इलेक्शंस में अवाम की अवाम इसको इंतखाब करेगी और अवाम इसको वोट देगी। तो जनाब ये तमाम सिचुएशन रही। असद उमर साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए अपने तमाम ख्यालात का इजहार भी किया और वहीं उन्होंने ये बात भी बराबर कराई कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही अवाम की पसंदीदा जमात होगी। तो अब ये देखना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर अदम एतमाद की तहरीक अगर आ जाती है तो उसके बाद ऑपोजिशन के का लाए अमल क्या हो सकता है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जहां पर बहुत सारी जमातों को इकट्ठा करने की, मुलाकातें करने की बातें हो रही हैं, वहीं पर हुकूमत में भी कुछ ऐसे धड़े हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज़ हो गए हैं, उनको भी उनसे भी बात की जा रही है, जिसका जिक्र असद उमर ने जिक्र भी किया। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां इमरान मकसूद साहब, PMLQ के रहनुमा। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सर। कल हम देखते हैं कि एक तो पावर शो की तैयारियां हो रही हैं डी चौक पे, जिस पे ये क्लेम किया गया है कि 10 लाख लोग आएंगे।
वहीं पर जहां पर ऑपोजिशन मुलाकातें कर रही है, बातें कर रही है, वहीं पर जो हुकूमती वुज़रा हैं, असद उमर साहब की मैं बात कर रही हूँ, तो असद उमर साहब ये कहते हैं कि जो काफ लीग है वो चंद अजला की जमात है। जी जी, ये बयान हमने भी अपना जी सुना था और देखा भी था। जी। एक तो ये है कि जो 10 लाख बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। ये तो ओके। कोई तसादम वाली ये शक्ल इख्तियार करवा रहे हैं। और पार्लियामेंटेरियंस का हक है कि वो अंदर जाएं असेंबली में। जी और जहां तक हमारी जमात के मुतल्लिक उन्होंने बात की है कि ये चंद लोगों की जमात है, तो ठीक है, हमारे जितने भी मेंबर हैं, अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो ठीक है, वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो ये कहा, ये जी। राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल किया जाए और उनसे फिर से बात की जाए इस पर। जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर कोई मानता है ऐसा तो वो सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन असद उमर साहब ने जिस तरह से ये बात की है उससे तो ऐसा लगता है कि वो किसी भी पार्टी की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं या उसको मान नहीं रहे हैं या परफॉर्मेंस को वो उस तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक हुकूमत की जानिब से जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की वाहिद जमात है। फिर चाहे MQM ने सिंध के शहरी इलाकों के लिए कुछ भी किया हो, पीपल्स पार्टी ने सिंध, अंदरूनी सिंध या इन इस जितनी भी जहाँ जो भी जगह पीपल्स पार्टी अपनी समझती है कि वहाँ पर पोजीशन उसकी स्ट्रांग है, वहाँ पर कुछ नहीं किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून GT रोड तक उन्होंने कहा महदूद है, यानी कि मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने सिर्फ GT रोड तक ही महदूद रखा। तो ये एक सिचुएशन असद उमर साहब की जानिब से एक बड़ी बात सामने आई, जिसमें उन्होंने तमाम जमातों को एक कहते हैं ना साइड लाइन लगाते हैं, उन्होंने साइड लाइन लगा दिया कि बस जी आप यहाँ से यहीं तक महदूद हैं, यहाँ से आप ज़्यादा हिल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये कह दिया है कि वो ही वाहिद जमात है और वही सब कुछ अब आवाम के लिए करेगी। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं MQM की। जी हाँ, MQM की क़यादत की कल मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि MQM अदम एतमाद पर कोई फ़ैसला हो जाएगा और कोई सामने आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन कोई नतीजा निकलते हुए नज़र नहीं आया। कई ख़बरें ये हैं कि जी फ़ैसला हो गया, इत्तेफाक कर लिया, मुल्की मफादात के खातिर पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर काम करेगी। वहीं पर कुछ खबरें ऐसी भी आई कि नहीं भाई कोई इस वक्त कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, सिर्फ मुशावरत चल रही है और MQM ने साफ साफ भी बोल दिया है। तो ये मिली जुली सिचुएशन सामने आई। MQM कहती है कि नहीं ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इत्तेफाक हो गया है, लेकिन हाँ अदम एतमाद पर कोई इस वक्त बात नहीं हुई है, ऐसा कहना है MQM का। और अगर हम MQM की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वफ्द ने मुलाकात की। हम ये देखते हैं कि जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह साहब, हुसैन शाह सईद अली, शर्जील मेमन, रुखसाना बंगश और दीगर भी मौजूद थे। जबकि MQM के वफ्त में हम ये देखते हैं कि आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और जावेद हनीफ शामिल थे। दोनों जमातों की क़यादत ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी और MQM ने मुल्क के वसी तर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया और दोनों जमातों की क़यादत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी और MQM ने मुल्क के वसी तर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम तर नुकात से इत्तेफाक किया है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ये बड़ी बैठक हुई वहीं पर चौधरी बरादरान से भी MQM की क़यादत की मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर दोनों बड़ी जमातों ने तबादला ख्याल किया। दोनों जमातों का इंतज़ामी मसाइल हल करने पर इत्तेफाक भी हुआ है। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वफ्द ने मुलाकात की है और नतीजा कुछ यूँ निकला है कि अदम एतमाद पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ऐसा कहना है MQM का। लेकिन खबर यह है कि इत्तेफाक हो गया है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। MQM की कहती है कि मुशावरत हुई है, कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और MQM ने ये बयान बहुत ही दो टोक दिया है कि भाई इस पर अभी कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है। जबकि कल की खबर ये थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबात को मान लिया गया है
और कुछ ज़मानत इखलाकी तौर पर भी दे दी गई है, और जो गवर्नर होगा वो MQM की तरफ से होगा। इस पर भी गौर किया जा रहा है, जो मुतालबात हैं वो भी MQM ने अपने सामने रखे हैं। तो ये एक मिली जुली सिचुएशन कराची की जो कहते हैं जो जमातें हैं, जो एक्टिव जमातें MQM पीपल्स पार्टी, तो ये दोनों मिलकर साथ बैठे हैं। और क्योंकि माजी की अगर बात करते हैं तो माजी में तो कुछ अहद वफा निभाते हुए नज़र नहीं आए। पीपल्स पार्टी को अपने गिले रहे MQM से, MQM को अपने गिले रहे पीपल्स पार्टी से। तो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जी शाह महमूद कुरैशी की, जो कि इस वक्त हुकूमत के एजेंडे पे बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बहुत ही भरपूर किस्म से वो खिताब करते हैं और बड़ी तगड़ी बात करते हैं। कल उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो मरियम नवाज़ का एक परसेप्शन है उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिलावल को गलत फहमी है, मरियम को लगता है कि बिलावल मुस्तकबिल के लीडर हैं और ये उनको गलत लगता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़रूरत है सियासत सीखने की। ऐसा कहना है शाह महमूद कुरैशी का। जी हाँ, हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि अदम एतमाद में अपना किरदार अदा करें, और मेरी बिलावल से गुजारिश है कि ये कौमी और आइनी इदारे हैं, इन्हें सियासत में ना घसीटें। साथ ही कौमी इदारों को सियासत में कैद करना उनके शान शान बिल्कुल भी नहीं है। वफाकी वजीर का इस मौके पर यह भी कहना था कि बिलावल आर्टिकल 6 का जिक्र करते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि जब आप और आपके अबू जी नोटों के थैले लिए मेंबरान के दरवाज़ों पर जा रहे थे तो अपनी वफादारियाँ उस वक्त तब्दील कर रहे थे, तो ये सब क्या है? उन्होंने सवाल किया कि मैं पूछता हूँ कि जब आप और आपके वालिद साहब लोगों को ख़रीद रहे थे और उनकी वो जो स्ट्रैटेजी थी जो कि नेगेटिव थी, उसकी आप क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? उन्होंने कहा आइन की रूह को आप और आपके वालिद मुतासर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन गैर आइनी हथकंडों से बाज रहें, मत भूलें, इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमें आकर बताया है कि आप उनके साथ क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब उन्होंने तो कह दिया कि कोई आप गलत फहमी में मत रहिए बिलावल, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुस्तकबिल में लीडर बन जाएं या वज़ीर आज़म बन जाएं, और मरियम नवाज़ साहिबा शायद आपको चढ़ा रही हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं। वेल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब। कराची और हैदराबाद में इस वक्त एक बीमारी की वजह से शहरी बड़े ही परेशान हैं। जी हाँ, बच्चों में ये बीमारी आम हो गई है और बड़ी तादाद में बच्चे से मुतासर हुए हैं। कराची और हैदराबाद में बड़ी तादाद में बच्चे डायरिया में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में अगर हम तादाद की बात करें मरीज़ों की, तो इस वक्त अस्पतालों में डायरिया के पेशेंट्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। और इससे किस तरह से निजात मिल सकती है या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि इसको इफ़ेक्ट बच्चों पर ज़्यादा हुई है, इसका इफ़ेक्ट जो हुआ है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर शबाना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये एक खबर है कि कराची और हैदराबाद में डायरिया की शरह में इजाफा हुआ है और इससे बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड हो गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसमें, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जैसे ही मौसम आता है, गर्म मौसम होता है, उसके साथ साथ आपको ये दस्त, वबा, इस तरह की चीजें जो है बहुत तेजी से फैलती हैं। एक तो वजह ये है कि जो आप देखें पिछले सालों में भी आपने देखा होगा, होता ये है कि जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी कम हो जाता है हमारी बॉडी का, पसीना आने की वजह से या किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, और उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा निज़ाम है, वो कमजोर हो जाता है, या से आप कहें सुस्त हो जाता है। एक तो बड़ी वजह ये है गर्मियों में इस बीमारी की कि हमारा निज़ाम जो है वो कमजोर हो जाता है, पानी हम कम पीते हैं और हमारा पानी बॉडी से लॉस ज्यादा होता है। और दूसरी जो वजह है वो ये है इन्फेक्शन। अब आप ये देखें यहाँ मच्छर, मक्खियाँ कितनी बहुतात है, इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो डायरिया का सबब बनता है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपका फंगल इन्फेक्शन होता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इनमें से हर इन्फेक्शन की वजह जो है वो आपके जरासीम होते हैं जो कि फिजा में बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, और अगर गंदगी होती है तो ये इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। और तीसरी वजह ये होती है कि क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। पहले तो ये होता था कि हम ताज़ा खाना खाते हैं, ताज़ी सब्जियां और पानी। अब ये है कि बाहर की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, और गर्मी में क्या है कि पानी, प्यास
लगी, आपने बाहर से पानी पी लिया, उस पानी का आपको नहीं पता, जूस पी लिया, वो कंटेमिनेटेड है, प्योर नहीं है, तो इसकी, और सब्जियां फ्रूट बगैर धुले हुए हम खा लेते हैं जिसपे जरासीम है। तो ये सारी वजह हो रही हैं जो गर्मी की में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। सही। अच्छा, जहाँ तक एहतियाती तदबीर की हम बात करें, कोरोना के टाइम में हम सब बड़े कॉन्शियस थे, एहतियात कर रहे थे। डॉक्टर की जानिब से ये वजह बताई जा रही है कि जो प्रिकॉशन हम कोरोना के टाइम में कर रहे थे वो हमने करनी छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है अब। इज इट ट्रू? देखिए, कोरोना एक अलग चीज है, कोरोना की जो हम लोग SOPs करते थे वो डिफरेंट थे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा, एहतियात तो बहरहाल सफाई हमारे मज़हब में, हाइजीन की बात जी सफाई, वही मैं आपसे बात की, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। सफाई तो आपने, अब अगर आप कंटेमिनेटेड चीजें ले रहे हैं, आप धुले बगैर जो है सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, इसमें इतने जरासीम है। गर्मी में होता क्या है, गर्मियों में यही है ना आजकल जो फैल रहा है, उसकी रीजन ही यही है, हम बाहर जाते हैं, भूख लग रही, प्यास लग रही है, जल्दी से हमने शरबत पी लिया, ठेले से शरबत तो बहुत कॉमन है। आम जो हमारी गरीब आवाम मिडिल क्लास है वो तो कहीं रेस्टोरेंट, और इवन के रेस्टोरेंट्स में भी यही है कि आपने अगर प्रॉपर धुली हुई वॉश की हुई चीजें नहीं खाई तो जरासीम। अब कोरोना जो है, कोरोना भी एक वायरस है, वो वायरस फैलता है कोरोना में, और इसमें ये फर्क है, वो वायरस है 1% टू अदर पर्सन ये फैलता है, लेकिन ये जो है ये आपका वायरस आपके जिस्म में एंटर हो गया, इसने आपकी बॉडी को डैमेज किया, ये है फर्क इसमें। और उस SOPs में भी सफाई का ख्याल रखना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, और इसमें भी हर इन्फेक्शन के लिए हमें यही सारी चीजें करनी होती हैं। जी अच्छा, आप ठीक है, अगरचे ये सिचुएशन आप क्रिएट हो गई है तो इससे कोप अप कैसे कर सकते हैं? क्या एहतियाती तदबीर हैं जो हम बच्चों के लिए करें, स्पेशली जो अभी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल का अब तो पूरा वीक ही जाना है स्कूल, अब कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है, तो किस तरह से बच्चों को महफूज रखें आप? देखिए, इसमें यह है कि ये नॉर्मल, अगर आपको डायरिया होता है तो उसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट 2 से 3 दिन में आप इसको मैनेज कर लें। बच्चों में असल में जानलेवा इसलिए हो सकता है कि पानी की कमी हो जाती है। एक तो आप अपने बच्चों को पानी पीने की आदत बनाएं और घर से उनको बॉटल भर के दें, ये ना हो कि वो बाहर से किसी भी किस्म का पानी शरबत पिए, कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजों को मना करें। बाहर से कोई भी खाना, किसी भी किस्म का जंक फूड वो अवॉइड करें। घर से बच्चों को लंच बना के दें, सिंपल खाना दें, हल्का खाना दें। ये जितने भी जो हमारे भारी खाने हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज है, बर्गर है, पिज्जा है, इन दिनों में निजाम हमारा कमजोर हुआ होता है, तो हमें लाइट खुराक खानी चाहिए। पानी बहुत ज्यादा पिएं और हर चीज अपनी ढक के रखें, क्योंकि मच्छर और मक्खियां इस मौसम में बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं। अपनी चीजें कवर रखें। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपसे ये पैगाम ये भी दूंगी कि हमारे यहाँ सफाई का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन अपने घर की हद तक। हम अपना डिस्पोज किया हुआ कचरा सारा चीजें बाहर फेंक देते हैं। हम ये सोचते हैं घर साफ हो गया, बच्चे महफूज हो गए, ऐसा नहीं है। जो हमारी चीजें डिस्पोज की हुई, हमारा कचरा गंद हम बाहर फेंकते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं या फिर वो लोग जो ये खाने बनाते हैं जिनसे हम पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, खाना लेते हैं, जब वो लोग इस एक्सपोजर में आते हैं तो यही चीजें इनडायरेक्टली आप तक पहुंच जाती हैं, आपके बच्चों तक पहुंच जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ओवरऑल बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपनी सफाई का ख्याल रखें, जिससे आप इस बीमारी से बड़ी हद तक बच सकते हैं और अपना जो भी कचरा कूड़ा जो भी है उसे कवर करके और सही मुकाम पर पहुंचे। अच्छा डॉक्टर शबाना, आपने जैसे बात की कि गर्मी में स्पेशली ये चीज़ें हो जाती हैं, कल की महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये प्रेडिक्शन है कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया, अब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशली रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में ज़्यादा गर्मी होगी, तो किस हिसाब से क्या डाइट प्लान होना चाहिए इस गर्मी का मौसम ये जो अब शुरू हो गया है, चेंज हो गया वेदर, इसमें हमने क्या खाना चाहिए, कितने ग्लास पानी पीने चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर हम लोग यही बात करते हैं कि आपने कम से कम 12 से 16 ग्लास पानी तो नॉर्मल हालात में भी पीना ही पीना है। अब जैसे रमजान शरीफ आ रहे हैं तो रमजान शरीफ में ये है कि आपने सहरी में प्रॉपर और आपने अफ्तार के बाद प्रॉपर, और चाय कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये जो है वो आपकी डायूरिटिक्स होते हैं, बॉडी का पानी आपका निकाल देते हैं। और धूप में जो है वो आप कम से कम जाएं, जब जरूरत हो तभी आप बाहर जाएं, और कोशिश करें कि अपने सर को कवर करके रखें, अम्ब्रेला लेके जाएं, आंखों में चश्मा जैसे धूप का चश्मा है जी, ये सारी चीजों का, और कपड़े ऐसे पहने पतले जो जिनके अंदर प्रॉपर हवा जा सके ना आपकी बॉडी में, आपका वेंटिलेशन का प्रॉपर हो।
टाइट कपड़े ना पहने और बिल्कुल। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट में, और कंटिन्यूसली धूप में ना रहें। जो मजदूर हैं या काम करने वाले, और कोशिश वो ये करें कि 15-20 मिनट के बाद थोड़ी सी देर छांव में आ जाएं। तो कुछ ये छोटी छोटी, और अच्छा वो फ्रूट्स खाएं जिनमें जैसे खीरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, वो उसके अंदर पानी बड़ी मिकदार में, तरबूज आ जाए तरबूज खाएं, इस तरह की चीजें खाएं जिसके अंदर नेचुरल विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू का इस्तेमाल करें, लेमन वाटर बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा ये है कि जो भी ऐसी चीजें, तुखमलंगा जो है वो ठंडा होता है, वो भी बहुत अच्छा है। हम नेचुरल फूड्स लें, चाय कॉफी और इस तरह की चीजें जो है, और बहुत ज्यादा नमक वाले और बहुत ज्यादा शुगरी दोनों चीजों को अवॉइड करें, कि दोनों ही चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा डॉक्टर, ये तासुर है लोगों की जानिब से कि ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, किस तरह से 12 से 16 ग्लास पानी पिए, तो कोई ऑल्टरनेट अगर हमें इनटेक ही करना है तो हम जूसेस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, हमें लिक्विड इंटेक बढ़ाना है। लिक्विड इंटेक की डिफरेंट फॉर्म है, आप उसमें जूस की सूरत में ले सकते हैं, सूप की सूरत में ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि पानी ऐसा प्रॉपरली नहीं पीता तो उसमें रूह अफ़ज़ा या कोई ऐसी चीज मिला लें, कोई ऐसा शरबत मिला लें, फ्रूट स्लश बना लें, जैसे कि आपने खीरा लिया उसमें पानी डाल दें, उसको बर्फ डाल के बना लिया, एक सेब, हाँ सेब बनाया, सेब में पानी डाला और उसके अंदर वो जैसे स्लश बनाते हैं, आपने उसको ग्राइंडर में किया, वो या चीनी भी नहीं डालें आप उसमें, नमक भी नहीं, तो कोशिश ये करें। अच्छा, एक और अहम चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम डायरिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट होता है, यानी आपका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये कैल्शियम और जो सोडियम है ये बहुत जरूरी है हमारे मसल्स के लिए, हमारे सिस्टम्स को चलाने के लिए। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए, यानी ये सारी इंपॉर्टेंट। और जब अगर आपको किसी को डायरिया होता है, वैसे तो आप सेल्फ मैनेज कर रहे हैं 1 से 2 दिन, लेकिन अगर आपको बुखार हो रहा है, उसके साथ पेट में दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पीली हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं और नींद का गलबा आ रहा है, तो ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेशन है कि आपको फौरी तौर पे आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है और आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और निमकोल का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। निमकोल जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और जहां हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट होता है तो हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी आपको चक्कर आना, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, आपको लेथार्जिक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो ये इस सिचुएशन में ना आपने घर में नहीं बैठना, आपने फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर, ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरी सब्जियां, ये कहते हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत करामत हैं, तो आप बताएं किस तरह से गर्मी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्मूदी की शक्ल में कर सकते हैं, सैलेड के तौर पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी देखें अल्लाह की दी हुई ये एक नेमत है, सब्ज पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां, उसमें इतनी ज्यादा मिनरल्स और विटामिन नेचुरल फॉर्म में मौजूद हैं। आप सिर्फ ये समझिए कि पानी ही नहीं, उसमें विटामिन डी भी आपको मिलता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है और बहुत से कैल्शियम, मिनरल, सब चीजें वाफिर में। लेकिन उसमें सिर्फ आपने एहतियात ये करनी है, उसको अच्छे से वॉश करके जो है, क्योंकि जो कंटेमिनेटेड सब्जियां अगर आप खा लेते हैं, आप यकीन करें पोलियो का वायरस भी जो है वो आपको इन्हीं कंटेमिनेटेड फ्रूट्स के जरिए जो है आपकी बॉडी में पहुंचता है। उसको अच्छे से वॉश करें, स्मूदीज बना लें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे कुकम्बर जो है, खीरे में बड़ी मिकदार में, पुदीने का इस्तेमाल आप करें, सब्ज पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं, गाजर है, गाजर का इस्तेमाल करें, मूली सैलेड में डाल के लें। लेकिन कोशिश करें कि जो हैवी सब्जियां हैं उनको रात के टाइम ना लें। सैलेड जो है वो दोपहर के खाने में ज्यादा अच्छे से खाएं। उसके अंदर थोड़ा सा आप सिरके का इस्तेमाल कर लें, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डालें, तो ये चीजें जूद हजम हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, ये डिटॉक्स वाटर अगर इसको बनाएं तो इसमें क्या मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें? जी, डिटॉक्स वाटर तो कई तरह से बनता है। डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में वही आपका पानी गया और सारे चीजें उसमें, आप इसमें जीरे का पानी भी जो है वो पी सकते हैं, दालचीनी का पानी डाल के पी सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने एक लेमन डाला, लेमन, पुदीने के चंद पत्ते डाले, जैसे आपको पता है कुकम्बर के 2-4 चीजें, 2-4 स्लाइसेस छिलके के साथ अच्छी तरह वॉश करके 1 जग भर के पानी में डाले, उसको रात को फ्रिज में रख दिया। सुबह उठ के जो है वो उसमें पानी ऐड करते जाए, वही पानी पीते रहे ना, इससे आपकी एक तो
भी होगा। पुदीना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। कुकम्बर आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। लेमन में विटामिन सी है जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ करती है, कोई डैमेज है उसको ख़त्म करती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो डिटॉक्स वाटर जो है एक्चुअली ये आपको विटामिन भी प्रोवाइड करता है, आपके निज़ाम को भी जो है वो तेज करता है। तो इसी तरह से डिटॉक्स वाटर की कई टाइप्स हैं। लोग हनी हल्का से पानी में डाल के, हनी भी जो डायबिटिक है वो अवॉइड करें। दूसरे लोग हनी डाल के सुबह नाश्ता मतलब निहार मुँह ये चीजें ले सकते हैं। तो ये चीजें बहुत नेचुरल चीजें। तुख मलंगा मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा है गर्मियों में। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो है 1 चम्मच भर के सुबह और शाम खाने के साथ खाएं, वो आपको जो है ओमेगा 3 देता है। तो बहुत सारी नेचुरल फॉर्म में चीजें। कोशिश ये करें कि दवाओं से दूर रह के आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना आपके वक्त का। थैंक यू। जी जनाब, अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्स वाटर आप इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है उससे बहुत दूर हो जाएगी और आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और डाइजेशन सिस्टम भी आपका बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, बात कर लेते हैं क्रिकेट की। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। हम देखते हैं कि इस वक्त टीम पाकिस्तान आई हुई है, लेकिन ICC वुमेंस वर्ल्ड कप भी जनाब इस वक्त जारी हो सारी है। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश से भी शिकस्त हो गई है। ख़वातीन टीम के इवेंट में ही मुसलसल चौथी शिकस्त रही है और अभी इस वक्त वुमेंस टीम को एक कामयाबी की तलाश है। बांग्लादेश वुमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 235 का हदफ दिया, लेकिन ग्रीन शर्ट मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 225 रन ही बना सकी। साथ ही ओपनर सिद्रा अमीन की बात करते हैं। जी हाँ, सिद्रा अमीन ने झंडे गाड़े हैं और जीत का जो सेहरा है वो उनके सर जाता है। ओपनर सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी हम ये देखते हैं कि इस सिलसिले में राहगा चली गई, लेकिन उनकी जो ये सेंचुरी है वो वुमेन्स टीम की पहली सेंचुरी मानी जा रही है और उनके लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। सेंचुरी उन्होंने बनाई है। उन्होंने 104 रन की इनिंग्स खेली, जबकि ओपनर नाहिद खान हम ये देखते हैं कि 43 रन बनाकर वो नुमाया रही। साथ ही पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने खेल का आगाज़ तो अच्छा किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि तीसरी विकेट पर तकरीबन कोई 185 रन के करीब इन्होंने स्कोर किया और पूरी टीम हम ये देखते हैं कि बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई नजर आई, जिसकी वजह से ये कामयाबी बांग्लादेश के नाम हो गई। वहीं पर जनाब अगर हम वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो इनकी साबिक कप्तान है वो काफ़ी भरम नज़र आई है। वो कहती है कि किस तरह से मैच खेला जा रहा है और जब वुमेन्स टीम पर ग्रिप होती है क्रिकेट पर, उनकी बैटिंग लाइन पर, बॉलिंग लाइन पर, तो हम ये देखते हैं कि जहां इनको खेलना चाहिए वहीं पर ये अपना सारा स्टेमिना लूज कर देती हैं। तो वो शिकवे शिकायत करती हुई नज़र आ रही हैं। साबिक कप्तान हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं उरूज मुमताज़, उन्होंने काफ़ी शिकवे शिकायत की। उन्होंने कहा ऐसे परफॉर्म नहीं होता भाई, प्रेशर लेना पड़ता है, परफॉर्म करके दिखाना होता है। फिर चाहे सामने का जो आपके मद्दे मुकाबिल जो भी पार्टी है वो चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, आपको मैदान में उतनी ही तैयारी करके उतरनी है जितनी के जीत के लिए दरकार है। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं या फिर आपके कदम लड़खड़ा जाएं तो ये अलग बात है कि फिर वो आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में कहीं गड़बड़ है, आपकी स्ट्रेंथ में कहीं गड़बड़ है या फिर प्रैक्टिस सही से नहीं की है। तो ये शिकवे शिकायत करती हुई नजर आई हैं। वहीं पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जी मौलाना तारिक जमील साहब की। मौलाना तारिक जमील साहब इस मुल्क का सासा हैं, इस कौम का सासा हैं, बड़े आलिम दीन हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, खूबसूरत बात करते हैं और रूहानियत से भरपूर इनकी शख्सियत है। मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआ की है और मौलाना तारिक जमील ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ढेरों दुआएं की हैं और उनका ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब को अपने इस मिशन में कामयाबी मिले। हलीम आदिल और सईद आफरीदी की मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हुई। तारिक जमील जैसे आलिम दीन मुल्क का असासा है, ऐसा कहना था सईद आफरीदी का। और इस मौके पर जब मुलाकात हुई उनके पार्टी के अरकान से, तो मौलाना तारिक जमील ने दुआओं का तोहफा भेजा है इमरान खान साहब के लिए और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। वहीं पर देखते हैं जनाब के बड़े बड़े लोग जब बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी खबरों में रहते हैं और वो कहते हैं कि हर उरूज को जवाल है, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। सना जावेद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, मशहूर अदाकारा हैं और वो उनका जो बिहेवियर है वो कुछ प्रोड्यूसर्स और उनके सीनियर अदाकारों के साथ, जूनियर अदाकारों के साथ थोड़ा सा अजीब व गरीब सा रहा, जिस पर अब सब खुलकर बोल रहे हैं। वहीं पर हम ये देखते हैं कि फैसल कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि वाजिद खान ने जो चीज़ें पोस्ट की हैं, जो वीडियोस शेयर की हैं, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और जिसकी वजह से मेरा करियर बड़ा ही मुतासिर हुआ। वहीं पर हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग इस
महाज पर निकल आए हैं और सब सना जावेद के गलत रवैये पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सना जावेद का जो रवैया है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। मारूफ हिदायतकार आमिर यूसुफ ने सना जावेद पर अपने प्रोजेक्ट को तबाह करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। वहीं पर और भी जो जूनियर एक्ट्रेस हैं वो भी सामने आ गई हैं और वो ये कह रही हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ, उसमें फैसल कुरैशी की साहबजादी भी पेश हैं। तो ये जनाब खबरें रही हैं सना जावेद के हवाले से और सना जावेद को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो अब किस तरह से सरवाइव करें। उनके कुछ दोस्त हैं ऐसे जो उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए हैं। वहीं पर जनाब क्योंकि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसे बहुत सारे हसीन शाहकार हैं रब के, जिनको डिस्कवर करने के लिए आज भी साइंसदान तगदोद में लगे रहते हैं। अगर आपका भी अरमान है कि चांद पर आपका नाम लिखा जाए तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। और वो कैसे मुमकिन हो सकता है? नासा अपना एक मिशन पर काम कर रहा है। दुनिया में हज़ारों अफराद खला में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के खलाई तहकीकी इदारे नासा ने अवाम को उनकी ख्वाहिश के करीब तरीन एक प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत वो ख़ुद को खला में नहीं जा सकेंगे लेकिन उनके नाम को चांद पर लिखा हुआ ज़रूर देखा जा सकेगा। और ये कैसे होगा, इसका पूरा एक प्रोसेस है। तकरीबन कोई नासा ने अपने अगले मिशन की अगर हम बात करते हैं, आर्टेमिस के ज़रिए चांद के गिर्द नज़र आने वाले नामों की मंजूरी दे दी है और बाकायदा तौर पर एक पोर्टल है, उस पर लोग अपने नामों की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर उनमें से देखा जाएगा कि जो एलिजिबल होंगे, जो क्राइटेरिया से मिलते जुलते होंगे, उनके नामों को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो एक टीम है जो जाएगी चांद पर, वो वहाँ पे जाके ऑपरेट करेगी और ये बाकायदा तौर पर कोई सिलसिला रहेगा 3 महीने तक। वहाँ पर जिन्होंने अपने नाम पोर्टल पर डाले होंगे उनके नाम चांद पर नज़र आएंगे। तो जनाब वो वाली बातें ना, तो चांद पे परियां रहती हैं, रोज़ उतर के आती हैं, तो अब चांद पे परियां तो रहती हैं लेकिन आपका नाम चांद पर लिखा हुआ नज़र आएगा। वाह क्या खूबसूरत बात है ना। वेल, इसी खूबसूरत बात के साथ मैं और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी इस अपनेपन के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।